मैंने बहुत समय से सुना है कि मिस हाउ फूल की तरह सुंदर हैं। आज जब मैं उनसे मिला हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करती हैं। लगता है आज मैं न केवल अपने पिता का काम पूरा कर पाऊंगा बल्कि कुछ मजा भी कर पाऊंगा। बैंगनी वस्त्रधारी साधक ने हाओ यलियन को एक कामुक मुस्कान के साथ उपहासपूर्वक देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी मिस का अपमान करे? वह खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। हे बूढ़े आदमी, दूसरे लोगों के काम में दखल मत दो। बैंगनी वस्त्रधारी किसान ने उपहास किया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसकी ठंडी निगाहों ने हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग को ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे किसी जहरीले सांप या किसी खूंखार जानवर ने उसे निशाना बना लिया हो। वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। मिस हाओ, मुझे आज रात आनंद लेने दो। शायद जब मेरा मूड अच्छा हो जाएगा तो मैं तुम्हें और इस बूढ़े आदमी को छोड़ दूंगी। जब वह बोल रहा था, बैंगनी वस्त्रधारी साधक पहले ही धीरे धीरे हाओ यलियन की ओर बढ़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, विकृत? हाओ यलियन का चेहरा ठंडा पड़ गया था। बर्फ जैसी पवित्र वह इतनी बेइज्जती कैसे सहन सकती थी? हे, क्या तुम नाराज हो, सुंदरी? ये देखकर कि हाओ यलियन क्रोधित था, बैंगनी वस्त्रधारी साधक बहुत खुश हुआ और जोर से हंसने लगा। उसके पीछे खड़े जुवानशुई संप्रदाय के शिष्य भी जोर से हंस पड़े। आप सभी। नाजुक हाओ यलियन एक मेमने की तरह था जो जुवानशुई संप्रदाय के शिष्यों के सामने वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी असहाय अभिव्यक्ति ने बैंगनी वस्त्रधारी साधक के हृदय को और भी अधिक कष्टपूर्ण बना दिया। वह ऐसी सुंदरता का आनंद कैसे न ले सकता था? बैंगनी वस्त्रधारी साधक ने अपनी गति बढ़ा दी और हाओ यलियन की ओर चल पड़ा। तुम्हें मेरी औरत को छूने की इजाजत किसने दी? इसी समय अलाव के पास से एक अत्यंत ठंडी आवाज गूंजी। अरे, क्या तुम दूसरे लोगों के काम में दखल देने की कोशिश कर रहे हो? बैंगनी वस्त्रधारी साधक वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर अधीरता की एक झलक उभरी और उसने किन्ही को बुरी तरह घूरा। शुरू से ही बैंगनी वस्त्रधारी साधक ने किन्ही और उसके साथी की उपेक्षा की थी। बैंगनी वस्त्रधारी साधक की राय में किन्ही और उसका साथी केवल अजनबी थे जो संयोगवश मिले थे और संयोगवश हाओ यलियन से टकरा गए थे। इसके अलावा भले ही वे एक दूसरे को जानते हों, किन्ही जुवानशुई संप्रदाय के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। किसने सोचा होगा कि किन्ही ने उसके व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की? ये औरत मेरी औरत है, दूसरे के काम में दखल अंदाजी कैसे? किन्ही की आंखें आधी खुली थी और उसकी काली पुतलियों में हत्या की मंशा झलक रही थी। हाँ, आपकी औरत। दिलचस्प बात यह है कि आप हाओ परिवार से हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिलूंगा। बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। इतना शक्तिशाली? बाइजाई के हमले ने सबको चौंका दिया था। हाओ यलियन और हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि बाइजाई, जो एक नौकर की तरह चुपचाप किन्ही का पीछा कर रही थी, इतनी शक्तिशाली होगी। उसकी ताकत धरती हिला देने वाली थी। वे ये भी महसूस कर सकते थे कि बाइजाई की ताकत किन्ही से कई गुना अधिक मजबूत थी। वे इस बात से हैरान थे कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति किन्ही का अधीनस्थ था। सदमे के बाद वे बहुत खुश थे। किन्ही की पृष्ठभूमि जितनी मजबूत होगी, उनके बदला लेने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हाओ यलियन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उसे किन्ही के वादे पर कोई शक नहीं था। खांसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? जल्दी करो और उसे नीचे ले जाओ। काफी देर बाद बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार अपनी कोमा से जागा और तीखी आवाज में चिल्लाया। उसके शरीर में दर्द के कारण वह पागल हो गया और उसका दिमाग खराब हो गया। रहस्यमय जल संप्रदाय के नेता के पुत्र के रूप में उन्हें कभी भी इतनी भयानक चोटें नहीं लगी थी। वह किन्ही को मरवाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके किए की सजा किन्ही को अपनी जान देकर मिले। हालांकि बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, अन्य रहस्यमय जल संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे को देखते रहे और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ तक कि बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार, जो उनमें सबसे शक्तिशाली था, बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार के सामने कुछ भी नहीं था। रहस्यमय जल संप्रदाय के अनुयायी आगे बढ़ने का साहस कैसे कर सकते थे? मेरी पहचान मत भूलना। बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार के शब्दों ने रहस्यमय जल संप्रदाय के शिष्यों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार रहस्यमय जल संप्रदाय के नेता का पुत्र था। अगर बैंगनी वस्त्रधारी मार्शल कलाकार ऐसी हालत में रहस्यमय जल संप्रदाय में लौट आए और वे सुरक्षित और स्वस्थ हों, तो संप्रदाय का नेता निश्चित रूप से क्रोधित होगा। तब तक वे गहरी मुसीबत में पड़ चुके होंगे। महामहिम, आपने जो किया है वो बहुत ज्यादा है। रहस्यमय जल संप्रदाय के अनुयायी होने के नाते, हालांकि हमारी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी हम युद्ध से नहीं डरते। हम आपकी सलाह लेने के लिए यहाँ हैं। यदि हम पराजित भी हो जाएं तो भी रहस्यमय जल संप्रदाय के अनगिनत शिष्य एक के बाद एक आएंगे। रहस्यमय जल संप्रदाय के अनुयायी आखिरकार एक बड़े संप्रदाय के अनुयायी थे। वे खुलकर बोलते थे और दूसरों पर दबाव डालने के लिए रहस्यमय जल संप्रदाय के नाम का इस्तेमाल करते थे। यदि वह कोई साधारण मार्शल कलाकार होता तो वे शायद उससे डर जाते। खैर, बाइजाई तो बस कुछ चींटियां थीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को नीची नजर से देखने की? बस एक ही नियति उनका इंतजार कर रही थी, और वो थी अपनी जान देकर कीमत चुकाना। बस कृपाण की रोशनी बिजली की तरह तेज थी और पलक झपकते ही वो उनके सामने से गुजर गई। पफुट, अगले ही क्षण रहस्यमय जल संप्रदाय के शिष्यों की गर्दन से लाल रक्त बहने लगा, मानो रक्त का अंतहीन फव्वारा हो। ओह प्लॉप! बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा को बाया ने हिंसक तरीके से जमीन पर फेंक दिया और वह किन्ही के सामने आ गिरा। जोरदार टक्कर से उसकी चोटें इतनी तीव्र हो गई कि उसे खून की उल्टी होने लगी।
हालांकि बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा ने कोई असंतोष प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। उसने दर्द सहन किया और एक भद्दी मुस्कान छिपाई। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे परामर्श करना चाहूंगा। किन्ही ने बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा की ओर उदासीनता से देखा और कहा, सर कृपया पूछिए, मैं आपको वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। किन्ही की उदासीन आंखों ने बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया और वह तुरंत क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया। क्या जुवानशवी संप्रदाय ने मेहे काउंटी के काउंटी प्रमुख के साथ सहयोग किया है? किन्ही ने अपनी उंगलियां हिलाई और बेपरवाही से पूछा। यह हाँ, जुवानशवी संप्रदाय ने हमेशा काउंटी प्रमुख जुआंग के साथ सहयोग किया है। कुछ दिन पहले काउंटी प्रमुख जुआंग जुवानशवी संप्रदाय में आए और मेरे पिता के साथ एक गुप्त बातचीत की। बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि जब उसकी नजर किन्ही से मिली तो उसका शरीर फिर से कांप उठा और उसने जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया। गुप्त बातचीत। किन्ही की आंखें चमक उठी जब वह बुदबुदाया। हाँ, ये बिल्कुल सच है। हालांकि मुझे सचमुच नहीं पता कि उन्होंने किस बारे में बात की। बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा ने शीघ्रता से कहा। हाँ, किन्ही ने धीरे से कहा और कोई टिप्पणी नहीं की। जुवानशवी संप्रदाय में कितने सहसंबंधी विशेषज्ञ हैं? किन्ही ने पूछना जारी रखा। कुल 20 कॉनेट विशेषज्ञ हैं। मेरे पिता एक कॉनेट दायरे स्तर 4 योद्धा हैं, 2 उपसंप्रदाय प्रमुख, सहसंबद्ध क्षेत्र स्तर 3 के योद्धा हैं, 8 सहसंबद्ध बुजुर्ग और 9 मुख्य शिष्य, सभी सहसंबद्ध विशेषज्ञ हैं। बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा ने किन्ही को सब कुछ समझाया। वास्तव में वह इसका उपयोग किन्ही को धमकाने के लिए करना चाहता था और किन्ही को उसे जाने देने के लिए मजबूर करना चाहता था। हालांकि उसे निराश होना ही था। ये सुनकर किन्ही के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह बस चुप रहा। किन्ही चुप रहा। बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा बेचैन था, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद किन्ही ने अपनी आंखें उठाई और बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा को फिर से देखा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, किन्ही के शब्दों ने अचानक बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा के दिल की धड़कन बढ़ा दी। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। किन्ही के शब्द मृत्यु के देवता के फैसले की तरह थे। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं रहस्यमय जल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का पुत्र हूँ। मेरे पिता सदाबहार पर्वत श्रृंखला में रहते हैं। क्या जुवानशवी संप्रदाय के सभी लोग एवरग्रीन पर्वतों में हैं? बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा को मारने के बाद किन्ही के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह बस चुपचाप सोचता रहा। किन्ही ने बैंगनी वस्त्रधारी योद्धा के अंतिम शब्दों पर विचार किया। भले ही जुवानशवी संप्रदाय ने हाओ यलियन और अन्य लोगों को मारने के लिए लोगों को भेजा हो, उन्हें उन सभी को नहीं भेजना चाहिए था। हाओ यलियन और दूसरे योद्धा हरे वस्त्रधारी वृद्ध में सबसे शक्तिशाली केवल 9वें चरण का अर्जित क्षेत्र योद्धा था। उन्हें मारने के लिए 1 या 2 सहस्राब्दी योद्धा भेजे जा सकते थे। इसके अलावा मेहे सेना ने भी उन्हें मारने के लिए लोगों को भेजा। जुवानशवी संप्रदाय के लिए उन सभी को भेजना अनुचित था। उस स्थिति में जुवानशवी संप्रदाय के पास अन्य योजनाएं होंगी। किन्ही ने परेशानी में भौहें चढ़ाई। वह समझ नहीं पाया। अचानक किन्ही ने हाओ यलियन की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में था, और उसके दिमाग में एक रोशनी चमक उठी। ये जुवानशवी संप्रदाय के शिष्य भी हाओ परिवार के पूर्वज के खजाने के लिए हाओ यलियन और अन्य योद्धा की खोज कर रहे हैं। मेहे सेना भी तलाशी ले रही है। दोनों पक्ष सहयोग करते दिख रहे हैं, लेकिन असल में वे बंटे हुए हैं। ज्ञात स्थिति को देखते हुए मेहे सेना की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जुवानशवी संप्रदाय के शिष्यों को भी नहीं पता कि उनके संप्रदाय के गुरु एवरग्रीन पर्वतों में हैं। जुवानशवी संप्रदाय का संप्रदाय गुरु अपने पद चिन्ह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो फिर इसका उद्देश्य केवल एक ही है, हत्या करने और खजाना चुराने के लिए। किन्ही की आंखें सिकुड़ गईं। उसे धीरे धीरे समझ आ गया। जुवानशवी संप्रदाय हाओ परिवार के पूर्वज के खजाने पर एकाधिकार करना चाहता था। जुवानशवी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्वारा सदाबहार पर्वतों की देखरेख के कारण जुवानशवी संप्रदाय की ताकत मेहे सेना से कहीं अधिक बेहतर थी। भले ही मेहे सेना ने खजाने का नक्शा प्राप्त कर लिया हो, तो भी जुवानशवी संप्रदाय उन्हें रोक सकता था। जुवानशवी संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के साथ मेहे सेना जुवानशवी संप्रदाय के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। अच्छी योजना, किन्ही ने मन ही मन उपहास किया। हालांकि ये बुरा नहीं था। जुवानशवी संप्रदाय और मेहे सेना को आपस में लड़ने देना एक अच्छा विचार था। युवानजियांग शहर के गवर्नर की हत्या के बाद किन्ही को पता था कि प्रथम राजकुमार उसे जाने नहीं देंगे। भले ही लियू परिवार के पुराने मास्टर ने प्रथम राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया, प्रथम राजकुमार उसे जाने नहीं देंगे। प्रथम राजकुमार ने शाही राजधानी और शाही राजधानी के बीच टकराव के कारण शाही राजधानी में सेना जुटाने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार प्रथम राजकुमार के पास केवल एक ही विकल्प बचा था, और वह था मिही काउंटी की शक्ति का उपयोग करना। दूसरे शब्दों में उसने काउंटी प्रमुख जुआंग को उससे निपटने के लिए उकसाया था। इसलिए किन्ही काउंटी गवर्नर जुआंग की रखवाली कर रहा था। अब जून की शक्ति को कमजोर करने का एक मौका है। किन्ही कैसे हार मान सकते हैं? जल्द ही एक अच्छा शो होगा। किन्ही के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सदाबहार पर्वत श्रृंखला एक अनाम घाटी में। यह मूलतः एवरग्रीन पर्वत श्रृंखला में एक साधारण घाटी थी, लेकिन इस समय अनगिनत मार्शल कलाकार यहाँ एकत्र हुए थे। कौन है? किसने खबर लीक की? घाटी से कुछ ही दूरी पर एक लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी खड़ा था। उसने युद्धक कवच पहना हुआ था और पीठ पर तलवार रखी हुई थी। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां अजगरों जैसी मजबूत थीं। वह अपनी जगह पर खड़ा था और एक अदम्य आभा बिखेर रहा था। इस समय वह हट्टा-कट्टा आदमी घाटी में भीड़ को घूर रहा था। उसका चेहरा उदास था और वह अपने बगल में खड़े लोगों को डांट रहा था। महाकमांडर, यह अधीनस्थ ही नहीं जानता। उसके बगल में खड़ा मिहे आर्मी का सिपाही इस हटे-कट्टे
आदमी की डांट से डरकर पीला पड़ गया। हंस, मीहे आर्मी के ग्रैंड कमांडर ने इस सैनिक की ओर ठंडी निगाह से देखा और नाक भान से कुड़ी। इस कमांडर को यह मत पता चलने दो कि खबर किसने लीक की, अन्यथा मैं करूंगा उद्धरण चिन्ह। मीहे आर्मी ग्रैंड कमांडर ने गुस्से से कहा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर रहा था। जाओ, सेना इकट्ठा करो। यदि कोई व्यक्ति संकट के समय मछली पकड़ना चाहे तो ये सेनापति उसे बता देगा कि बिना ताकत के कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। मीहे सेना के महानायक को भी पता था कि अब गुस्सा करना बेकार है। उसने गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और अपने पास खड़े मीहे सेना के सिपाही को आदेश दिया। घुमंतु मार्शल कलाकारों का एक समूह इस कमांडर की योजना को बाधित करना चाहता है, केवल अज्ञानी। चूंकि वे उजागर हो चुके हैं तो ये कमांडर उन्हें बलपूर्वक दबा देगा। मीहे प्रांत में किसी ने भी उनकी मीहे सेना का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हाँ ग्रैंड कमांडर, मीहे आर्मी के सैनिक ने जवाब दिया, पीछे मुड़ा और अपनी छाती से एक छोटी बेलनाकार वस्तु निकाली। हल्के दबाव से तेज विस्फोट की आवाज आई। तभी आसमान में एक चमकदार गहरे नीले रंग की आतिशबाजी फूट पड़ी। यह मीहे सेना का बुलावा आदेश था। इस आदेश को देखकर मीहे सेना के सभी सैनिकों को यहाँ इकट्ठा होना होगा। ऐसा करने के बाद मीहे आर्मी का सिपाही मीहे आर्मी ग्रैंड कमांडर के पीछे चला गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। जल्द ही अनगिनत मीहे सेना के सैनिक एवरग्रीन पर्वत श्रृंखला से दौड़कर आए और ग्रैंड कमांडर के पास इकट्ठा हो गए। लोगों की संख्या कुछ 100 से बढ़कर अंततः 1000 हो गई। अच्छा, मीहे सेना के ग्रैंड कमांडर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। इन 1000 मीहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों के साथ कौन यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा? इस कमांडर के साथ छल करने की हिम्मत कौन करेगा? जाना, मीहे आर्मी ग्रैंड कमांडर ने ठंडे स्वर में ये शब्द उगल दिया। हाँ ग्रैंड कमांडर, मीहे सेना के कई सैनिक सहमति में दहाड़ उठे। इसके तुरंत बाद हजारों सैनिक व्यवस्थित ढंग से घाटी में आगे बढ़े।